नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड 2025-26 सैंपल पेपर क्लास 10 हिंदी कोर्स से लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आपको कुल 15 प्रश्न दिए और मैं 1 से लेकर 15 तक सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर आप चलते हैं हम स्क्रीन पर और यहाँ से होते हैं गायब। तो देखो ये दिया आपका 2000 सीबीएसई बोर्ड 2025-26 सैंपल पेपर क्लास 10th और हिंदी कोर्स ए वालों के लिए सिर्फ है। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड ने जो पेपर रिलीज किया सैंपल हिंदी पाठ्यक्रम आ और कोड है 002। फिर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, इसका मतलब होता है सैंपल या मॉडल पेपर कक्षा 10वीं 2025-26। अब उसके बाद आपका जो निर्धारित समय दिया रहेगा इस तरह से 3 घंटे, अधिकतम अंक होंगे आपके 80 अंक होंगे, है ना, ये 80। फिर दिया सामान्य निर्देश। अब उसके बाद आता है निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। यानी निर्देश बहुत ठीक ढंग से पढ़ लो और उसका क्या करना, हमें फॉलो करना वैसे ही। अब कौन कौन से निर्देश दिए? पहला दिया कि इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, का, खा, गा, घा। फिर दूसरा दिया इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कुल 15 प्रश्न हैं और सभी करना आवश्यक है। फिर तीसरा दिया प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए, यानी कुछ प्रश्न पत्र ऐसे होंगे यानी प्रश्न जिसमें ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। फिर अगला दिया कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए, यानी जैसा कहा गया है वैसे ही आपको उत्तर लिखना है, अपने मन से कुछ भी मत जोड़ना। अब आता है खंड का। तो आपका पहला खंड का, इसमें क्या अपठित बोध है। ये कितने नंबर का है? 14 नंबर का, यानी 7 नंबर का अपठित गद्यांश और 7 नंबर का अपठित काव्यांश है। ठीक है, अब ये किस तरह से पूछा जाएगा इसको देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गद्यांश। आप क्या करोगे, जब परीक्षा में बैठो तो गद्यांश को कम से कम 2-3 बार पढ़कर ये समझ लेना कि इस गद्यांश में कहा किसके बारे में गया। तो सारे प्रश्न उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन शैली और खान पान में मोटे अनाजों जिसे मिलेट्स का विशेष स्थान रहा है। ये विशिष्ट अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कम पानी और संसाधन के बीच ये विकसित हो जाते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया, जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों को लेकर जागरूकता फैलाना और इनके उत्पादन व सेवन को बढ़ावा देना। आमजन के बीच मोटे अनाजों का सेवन पिछली कई शताब्दियों से प्रचलित है, परंतु इसके पोषकीय और औषधि गुणों की जानकारी हाल में ही हुए जैव रासायनिक अनुसंधानों और चिकित्सा संबंधी अध्ययनों से सामने आई है। आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों के संदर्भ में मोटे अनाजों के अनेक स्वास्थ्य लाभों को दुनिया में जाना पहचाना और सराहा है। मोटे अनाजों में गेहूं और धान की अपेक्षा प्रोटीन और संतुलित अमीनो अम्ल अधिक पाया जाता है। इस तरह से ये मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज आहार संबंधी रेशों, गुणवत्तापूर्ण वसा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक तथा बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों से समृद्ध स्रोत हैं। मोटे अनाजों में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े इतने फायदों के बावजूद वर्तमान समय में मानव आबादी इनका सेवन नहीं करती है या बहुत कम लोग इसे अपने खाने की थाली में जगह देते हैं। यह एक विडंबना है। मोटे अनाजों के सेवन में इस गिरावट से भारत में पोषण की स्थिति में भारी कमी आई है। भारत में कुपोषण की समस्या खेदजनक है। तो ये वाला जो गद्यांश कहाँ से लिया गया? विज्ञान प्रगति, ये एक मासिक पत्र का है, उससे ये क्या गद्यांश लिया गया। तो इस तरह से आपने ये तो समझ लिया कि जो गद्यांश है किसके बारे में कहा गया, मोटे अनाजों के। अब मोटे अनाज कौन होते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मोटे अनाज कहलाते हैं। अब दिया प्रश्न नंबर का। तो प्रश्न नंबर का उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? ये 1 अंक का है और MCQ से। तो पहला दिया है कुपोषण की समस्या पर, दूसरा है मोटे अनाज के महत्व पर, तीसरा है संतुलित आहार के महत्व पर और चौथा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर। तो सही उत्तर होगा मोटे अनाज के महत्व पर, ये दिया गया है। यही इसका शीर्षक मान लो एक तरह से। फिर आता है प्रश्न नंबर खा।
तो प्रश्न नंबर खा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। दिया कथन मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। फिर कारण दिया मोटे अनाजों में अनेक पोषकीय और औषधीय खूबियाँ होती हैं। तो अब इसके दिए विकल्प, तो विकल्प में ये दिया हुआ है कि कथन गलत है किंतु कारण सही है। दूसरा दिया कथन और कारण दोनों गलत है। तीसरा कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फिर तीसरा कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो सही उत्तर इसका दिया हुआ है विकल्प नंबर तीसरा, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अधिकांश जितने कथन कारण होते इसी तरह से पूछे जाते हैं, उनमें कथन सही और व्याख्या सही कर रहा है, ये ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है गा। तो गा में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य, ये भी 1 नंबर का विकल्पी प्रश्न है। उचित विकल्प का चयन करें। तो पहला विकल्प दिया मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर अगला ये दिए हैं, अगला दिया कि दूसरा बिंदु मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना, मोटे अनाज को मुख्य फसल घोषित करना, मोटे अनाज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना। तो ये हो गए 4 विकल्प। अब इन्होंने कहा इन चारों में कौन कौन से विकल्प सही है। तो पहला विकल्प दिया कि कथन पहला और दूसरा सही है। दूसरे में दिया कि कथन केवल तीसरा सही है। तीसरे में दिया कथन पहला और चौथा सही है। और चौथे में दिया कि कथन पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर पहला, यानी कथन पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा कौन सा है देख लो। पहला दिया है इसमें मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, दूसरा दिया मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना। अब आता है आगे। तो अगला अब दिया है घा पर। तो घा में दिया है कि आज मोटे अनाज अपने किन कारणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये है आपका 2 नंबर का, और इसमें विकल्प नहीं बल्कि इसमें डिस्क्रिप्टिव है, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि आज मोटे अनाजों की लोकप्रियता के कारण। तो इसमें आपका इस तरह नंबर डाल सकते हो या डॉट लगा के लिख सकते हो। पहला दिया कि जैव रासायनिक अनुसंधानों और चिकित्सा संबंधी अध्ययनों से मोटे अनाजों के अनेक पोषकीय और औषधीय गुणों से लोग परिचित हुए हैं। पहला। दूसरा दिया है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और फिर तीसरा दिया हुआ है ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। चौथा दिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने से इनके सेवन को बढ़ावा मिला। तो इनमें से ये कहा गया कि कोई 2 बिंदु आप लिख सकते हो 2 नंबर के लिए, ठीक है। यानी जो ये दिए लिख सकते हैं, और भी अगर आपको आंसर आते वो भी लिखे जा सकते हैं। अब आता अगला प्रश्न दिया कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की क्या भूमिका हो सकती है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ। तो उत्तर इसका ऐसे लिखेंगे, कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की निम्न भूमिका हो सकती है। तो इसका पहला विकल्प इस तरह से हम लिखेंगे, नंबर डाल सकते हैं या डॉट कर दो। मोटे अनाज भोजन संबंधी रेशो, अच्छा फैट और उपयोगी मिनरल जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक तथा बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों के अच्छे स्रोत हैं। दूसरा दिया मोटे अनाज दूसरे अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। तीसरा दिया मोटे अनाजों में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक फायदों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए। फिर अगला दिया कि अनाजों के सेवन को बढ़ावा देना। तो इनमें से भी आप कोई 2 बिंदु लिख सकते हैं, यानी ये जो 2 बिंदु, इसी तरह आप कोई भी 2 बिंदु लिख सकते हैं। अब आता है ये हो गया प्रश्न नंबर पहला 7 नंबर का। तो 3 बहुविकल्पी थे और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के थे। अब आता है दूसरा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। ये काव्यांश है, ठीक, कविता है। तो इसमें भी 3 विकल्पी प्रश्न रहेंगे और 2 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कविता को पढ़कर समझ लेते हैं। तो इसमें दिया कि गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफ़ी उलट पुलट कर देखा, मुझे तो वह ऐसा ही दिखा। फिर आगे दिया सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह है कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा, वहाँ वह अपनी शोभा की प्रशंसा किससे करवाएगा। फिर आगे दिया वह फूलने के बाद किसी फसल के में थोड़े ही बदल जाता है, मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही तो भाता है। फिर आगे दिया गांव में इसलिए ठीक है, अलसी और सरसों और तिली के फूल जा नहीं सकते वहाँ कदापि, गुलाब और लिली के फूल। फिर आगे दिया बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का,
गांव वालों को। फिर दिया क्योंकि वहाँ रहना चाहिए सिर्फ ऐसे हाथ पांव वालों को जो बो सकते हैं, जो काट सकते हैं, कुएं खोद सकते हैं। फिर आगे दिया है कि खाई पाट सकते हैं और फिर भी चुपचाप समाजवाद पर भाषण सुनकर वोट दे सकते हैं गुलाब के फूल को। तो ये कविता किसकी है? ये है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ठीक, यानी गुलाब के फूल के बारे में कहा गया है कि गुलाब का फूल गांव में नहीं रह सकता। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी कि जो कविता है वो गुलाब के फूल से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर का, प्रस्तुत कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो 1 नंबर का प्रश्न है। विकल्प है हास्य, प्राकृतिक सौंदर्य, व्यंग, और चौथा आपका दिया हुआ है आक्रोश। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यंग, यानी विकल्प नंबर 3 सही है। तो ये सही उत्तर है। अब आता है प्रश्न नंबर खा, यानी प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 दिया कि गुलाब किसका प्रतीक है? 1 नंबर का प्रश्न है। पहला शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को, दूसरा शहर के वातावरण का, तीसरा शहर की जिंदगी का, चौथा शहर की सुविधाओं का। तो इसका सही उत्तर होगा शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का। ठीक है, अगला प्रश्न आता है गा। तो गा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये भी 1 नंबर का है। तो कथन है बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का। फिर कारण, वह बचपन से शहर में ही पला बड़ा है। तो ये हो गया कथन और कारण। अब इसमें दिए हैं विकल्प। तो पहला विकल्प दिया है कथन गलत है किंतु कारण सही है। दूसरा है कथन और कारण दोनों ही गलत है। फिर इसमें दिया है तीसरा। तो तीसरा दिया हुआ है कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फिर उसके बाद चौथा दिया कि कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर 3। तो तीसरे में दिया है कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो मैंने पहले बताया था कि इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर सही होते हैं, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगर जब आपको समझ में आए तो इसी तरह के प्रश्न को क्या करना, आप टिक लगा देना। अब आता है फिर अगला। अब ये गा घा, गुलाब गांव में जाकर बसने के लिए तैयार क्यों नहीं? तो ये 2 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि उसके निम्न कारण है। पहला, गांव में शहर की तरह उसके अनुकूल वातावरण नहीं है। दूसरा, वहाँ उसके प्रशंसक नहीं है। तीसरा, वह उसकी उपयोगिता नहीं है। तो ये 3 उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है गा, उसमें दिया कि कविता के आधार पर लिखिए कि किसान को किस तरह के फूल भाते हैं और क्यों। 2 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर लिखेंगे कि किसान को फूलने के बाद फसल देने वाले फूल भाते हैं क्योंकि फसल ही उसकी जीविका का साधन है। यानी ऐसे फूल उसे अच्छे लगते हैं किसान को जो फूल लगने के बाद फसल देते हैं। जो फूल देने के बाद अगर किसान के फसल नहीं देते तो वो उसके किसी काम के नहीं हैं। अब अगला ये हो गया खंड का। अब आता है खंड खा। तो खंड खा में आपका क्या रहेगा? व्यवहारिक व्याकरण, यानी पूरी व्याकरण रहने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी 5 प्रश्न दिए, आपको 4 करने होंगे। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। कोई भी 4 कर सकते हो। पहला दिया का। तो का में दिया हुआ है कि नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा दिया। इसको सरल वाक्य में बदलो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका इस तरह से कि नवाब साहब ने तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। फिर आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर खा। तो दिया है कि हवलदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मिश्र वाक्य में बदलो। तो इसका सही उत्तर होगा जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अगला फिर प्रश्न आता है कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा इस तरह से कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलीं और नारे लगाने लगी। अब आता है घा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद लिखी, यानी वाक्य का भेद बताना। तो इसका सही उत्तर होगा, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, यानी रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताओ। तो ये कौन सा है? मिश्र वाक्य है। अब अगला आता है गा। दिया कि सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा है। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताओ, यानी जो रेखांकित इसका उपवाक्य का भेद बताना है। तो उसका सबसे सही उत्तर है संज्ञा आश्रित उपवाक्य।
हमेशा ये याद रखना, जिस वाक्य मिश्र वाक्य में की लगा छोटी तो समझ जाना उसमें संज्ञा आश्रित उपवाक होता है। ये ट्रिक है, लर्न कर लेना, ठीक है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक हम लिख देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपका ये दिया हुआ है। इसमें दिया है कि निर्देशानुसार वाक्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 5 दिए, उनमें से आपको 4 करना है और एक प्रश्न 1 नंबर का है। का दिया, पतोऊ ने भगत को बुनियादी से निवृत्त कर दिया, कर्मवाच्य में बदलो। तो इसका सही उत्तर होगा कि पतोऊ ने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। ये कर्मवाच्य में बदलना, पतोऊ द्वारा भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। फिर खा, नवाब साहब द्वारा खीरे का मसाला छिड़का गया, कृतवाच्य में बदलो। तो कृतवाच्य में हम इसमें लिख देंगे कि नवाब साहब ने खीरे पर मसाला छिड़का, ठीक। अब उसके बाद आता है आओ पेड़ की छाया में बैठें। तो इसको किस में बदलना, भाववाच्य में। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आओ, फिर कॉमा लगा दो, है ना, पेड़ की छाया में बैठा जाए, ध्यान रखना। अगला, फिर मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसको कृतवाच्य में बदलना। तो सही उत्तर होगा मैं यह काम नहीं कर सकता, ये होगा। यहाँ मुझसे लिखा, यहाँ मैं हो जाएगा। फिर अगला आता है गा, उदय द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया, इसका वाक्य पहचान कर लिखना है, भेद बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य, ठीक है। तो कर्मवाच्य ये कहलाएगा। कर्मवाच्य पहचानने के लिए सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पर जहाँ कर्ता के बाद अगर द्वारा मिल जाए तो समझ जाना उसमें कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य। अब आता है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 आपका इस तरह से दिया है। निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय देना है। यानी 5 प्रश्न है और एक प्रश्न 1 नंबर का है, आपको करने 4। तो जो रेखांकित है उसका क्या बताना, पद परिचय। तो देखो दिया है, शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। तो शीला अग्रवाल का पद परिचय आपको देना। तो इसका पद परिचय हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे शीला अग्रवाल, उत्तर लिखने के बाद फिर लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक। अब बच्चे पूछते हैं कि इसमें जरूरी क्या, देखो हमेशा याद रखना जो मुख्य परिचय होता है, मुख्य परिचय क्या है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा का कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। यानी जो मुख्य परिचय उसका प्रकार लिखना जरूरी है, तभी आधा नंबर मिलता है। फिर उसके बाद कोई और भी 2 लिख दो तब आधे नंबर मिलते हैं। अगर आपने ये भेद नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। फिर आता है खा, दिया हुआ है कि खीरे की पन्याती फांके बहुत स्वादिष्ट थीं। तो पन्याती शब्द का पद परिचय देना। तो पन्याती शब्द का पद परिचय हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे उत्तर के बाद पन्याती पे लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, विशेष, फांके और बहुवचन। तो ये विशेषण का प्रकार है, ठीक है। अगला, शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। तो ये बढ़ता है का पद परिचय देना है। तो इसका जो पद परिचय है वो इस तरह से रहेगा, लिखा है कि उत्तर, फिर बढ़ता है, अकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, एक वचन, पुल्लिंग और कृतवाच्य। अगर कृतवाच्य नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो आप लिख ही देना, ठीक है। अब आता है अगला। तो अगला दिया है कि उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। तो अंगुलियां जो है इसका पद परिचय देना है। तो इसका पद परिचय इस तरह से हम लिख देते हैं। तो इसमें लिखेंगे उत्तर, फिर अंगुलियां, रीतवाचक क्रिया विशेषण, चल रही थी क्रिया की विशेषता, ठीक है। अब उसके बाद आता है फिर आपका गा, शाबाश तुमने कितना अच्छा काम किया। तो शाबाश का पद परिचय देना है। तो इसका पद परिचय कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले उत्तर लिखेंगे, फिर लिखेंगे शाबाश, विस्मयादबोधक अव्यय, प्रसन्नता सूचक, ये हो गया, ठीक। तो मेन इसमें विस्मयादबोधक अव्यय है और फिर उसका प्रसन्नता सूचक लिख दिया। तो इस तरह से आप मेन तो 1 लिखेंगे ही कम से कम। फिर आता है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों की रेखांकित का पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो यहाँ भी 5 अलंकार पूछे गए, उनमें से कोई 4 करने और एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, शॉर्ट आंसर। तो पहला है प्रीत नदी में पान बोरे। तो क्या है प्रीत नदी में कौन सा अलंकार है। तो सही उत्तर होगा इसका रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार कैसे होगा, देखो ये प्रीत नदी यानी प्रीत, प्रेम रूपी, प्रीत का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम रूपी नदी, जहाँ रूपी आ रहा है व्याख्या करने पर समझ आ रूपक अलंकार। अब परिभाषा इसकी क्या है, तो ये कि जहाँ पर उपमेय में उपमान
आरोपित कर दिया जाता है, वहाँ होता है आपका रूपक अलंकार। ठीक, तो प्रीति क्या है? उपमेय, और नदी क्या है? उपमान। तो इसको आरोपित कर दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा। अब आता है खा। तो खा में आपका दिया कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। तो इसमें जो कुलिस सम वचन तुम्हारे, कौन सा अलंकार है? तो सम आया, जहाँ पर भी सम आ जाए तो समझ जाना उसमें कौन सा अलंकार रहता है? उपमा, क्योंकि ये क्या करता है? समानता बताता है। अब उपमा अलंकार की परिभाषा क्या? तो उसमें भी यही है कि यहाँ पर उपमेय और उपमान में क्या समानता बताई जाए, गुण के आधार पर, आकार के आधार पर, उससे कहते हैं उपमा अलंकार। अब आता है अगला, फिर ये दिया मोस्ट पॉपुलर, ये MP बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो दिया आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो बताना है कि रेखांकित पद में कौन अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। कहते नदियाँ आगे पड़ी अपार, घोड़ा उतरे ही नहीं नदी में, उससे पहले ही चेतक पार निकल गया, यानी बात बढ़ा चढ़ा कर कहेगी। तो अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ ही होता है बात बढ़ा चढ़ा कर कहने, यानी जिस कविता में कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अगला फिर आता है कि खा, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें जो हवा है उसको क्या कहा गया? थिरकन, यानी थिरकना, नचना है ना। तो नृत्य का काम कौन करता है? मनुष्य। तो हवा को में क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया। तो मानवीकरण की परिभाषा क्या? जहाँ पर किसी निर्जीव या जड़ वस्तु में या प्रकृति में अगर मानव जैसे गुण दिखाई दें उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। फिर अगला आता है आपका ये गा, सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करी ककरी का। इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ था उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसको पहचानने के लिए जन जानो मन मानो जैसे शब्द आते हैं, और ज्यों भी अगर जहाँ पर आ जाए तो आप समझ जाना कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पहचान है। ठीक है, जन जानो मन मानो तो आपको पता होगा, ज्यों के बारे में नहीं पता होगा तो ज्यों भी जिस शब्द में आता है। अब ज्यों ये क्या कर रही? संभावना व्यक्त कर रहा है। अब आता है अगला, अब आता है खंड गा, यानी खंड नंबर तीसरा। इसमें पाठ पुस्तक एवं पूरक पाठ पुस्तक। तो ये कितने अंक रहेगा? 30 अंक रहेगा। तो इसमें क्षितिज और कृतिका से संबंधित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपका दिया प्रश्न नंबर 7 में, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर एक पैसेज है, उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पैसेज, और ये कैसे? क्षितिज से आया हुआ, गदखंड से। तो लिखा, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात? मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोला था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। तो ये बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया। अब इसमें पूछे गए 5 बहुविकल्पी प्रश्न। पहला का दिया है, बाल गोविंद भगत जी द्वारा किया गया कौन सा कार्य सामाजिक परंपरा के विरुद्ध है? तो ये आपके दिए 4 विकल्प। ठीक, पहला दिया पतोहू से बेटे की चिता में आग दिलाना, दूसरा पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेजना, तीसरा बेटे का श्राद्ध विधि विधान से करना, चौथा दिया बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाना। तो इसका सही विकल्प अब ये दिए 4। आपको बताना होगा कि विकल्प पहला और दूसरा सही है या तीसरा सही है, या पहला चौथा सही है, या दूसरा तीसरा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही है, यानी कथन पहला और चौथा सही है। तो हम देख लेते हैं पहला और चौथे में क्या दिया हुआ है। तो पहले में दिया पतोहू से बेटे की चिता को आग दिलाना, एक तो ये बेटे की मृत्यु में उत्सव मनाना, ये है जो रूढ़ी के खिलाफ है। ठीक, तो ये विकल्प नंबर तीसरा सही है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर खा में दिया कि विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। इस कथन में बाल गोविंद भगत के अनुसार विरहिणी कौन है? परमात्मा, आत्मा, काया, या फिर दिया है अगला चौथा मृत्यु। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, यानी आत्मा। तो ये विकल्प नंबर पहला सही है।
गा, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। तो ये दिया कथन, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य अपनी पुत्रवधू से कराया। कारण दिया है, बाल गोविंद भगत रूढ़वाद विरोधी और नारी सम्मान के पक्षधर थे। तो अब दिए हैं ये विकल्प, तो ये 4 विकल्प दिए, पहले इनको समझ लो। पहला दिया कथन गलत है किंतु कारण सही है। दूसरा दिया कथन और कारण दोनों गलत हैं। तीसरा दिया कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या। चौथा दिया कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है। आगे दिया फिर प्रश्न नंबर घ दिया है। तो घ में दिया हुआ है कि लेखक को यह संदेह है कि बाल गोविंद भगत कहीं पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि पहला, वे पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेज रहे थे। दूसरा, वे रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। तीसरा, वे पुत्र की मृत्यु के बाद गाए जा रहे थे। चौथा, वे पतोहू को चुपचाप कराने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इसके दिए 4 विकल्प, तो आपको बताना कौन सा सही है। विकल्प पहला, कथन पहला और दूसरा सही है। कथन तीसरा सही है। कथन पहला चौथा सही, कथन दूसरा तीसरा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा, कथन दूसरा और तीसरा सही है। अब देख लेते हैं कौन सा है कथन दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा, तो ये रहे दूसरे और तीसरे। तो दूसरे में दिया, हुए रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे और वे पुत्र की मृत्यु के बाद भी गाए जा रहे थे। तो अब आते हैं आगे प्रश्न नंबर गा, यह कि बेटी की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते हैं। पहला, वह उनकी आजीवन सेवा करे। फिर अगला दिया, वह विधवा का जीवन व्यतीत करे। वह कबीर के गीत गाया करे। वह पुनर्विवाह करे। तो सही उत्तर है वह पुनर्विवाह करे, यानी विकल्प नंबर चौथा सही है। अगला आता है प्रश्न नंबर अब 8। तो ये जो पठित गद्यांश से समाप्त हो गया। अब 8वां दिया कि निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो ये भी 3 प्रश्न आपको 4 पूछे गए और करने कितने 3, तो एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो पहला इसमें दिया हुआ है का, तो का में दिया कि नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हवलदार साहब के व्यक्तित्व का परिचय लिखिए। उत्तर, हवलदार साहब का व्यक्तित्व देशभक्ति की भावना से भरा है। तो दूसरा, फिर अगला दिया, वे शहीदों और देशभक्तों का सम्मान करते थे। फिर अगला दिया, देशभक्ति का मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं करते थे, वे स्वभाव से भावुक थे। तो ये हो गई हवलदार साहब की विशेषताएं। इनमें से आप कोई 2 बिंदु लिख दोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। आता है प्रश्न नंबर खा, तो दिया है कि लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना धरती से क्यों की। एक कहानी ये भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना धरती से इसलिए की है क्योंकि पहला दिया, उनकी माँ ने भी धरती की तरह बहुत धैर्य और सहन शक्ति थी। दूसरा, उन्होंने भी धरती की तरह केवल देना ही सीखा था, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी थी। फिर अगला आगे दिया कि अपने शांत स्वभाव के कारण वो सहनशील थी। फिर अगला दिया, पिता की ज्यादतियाँ और बच्चों की फरमाइशें मानती थी। तो इनमें से कोई भी 2 बिंदु आप लिख सकते हो और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। अब आता है फिर गा, दिया कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे कि सुमधुर सुरीले सुरों को सुनकर व्यक्ति इतना भाव विभोर हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये आंसू सच्चे मोती की तरह होते हैं, इनके निकल आने पर सुर की परीक्षा हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में खुदा से ऐसे ही सुर मांग करते थे। वे सुर को खुदा की देन मानते थे, उनके लिए सुरों से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर घ, तो दिया कि लेखक संस्कृति या संस्कृति और सभ्यता के भ्रम जाल में फंसे हुए मनुष्य से क्या प्रश्न करता है। तो उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। उत्तर, लेखक संस्कृति या संस्कृति और सभ्यता के भ्रम जाल में फंसे मनुष्यों से प्रश्न करता। क्या प्रश्न करता? पहला, मनुष्य की जो योग्यता उससे आत्मविन्यास के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे संस्कृति कहना उचित है या असंस्कृति। तो ये क्या होता है?
ये दिया कि लेखक कहते संस्कृति यानी मनुष्य भ्रम जाल में, यानी वो यही नहीं समझ पाता कि जो आत्म विनाश के साधन आविष्कार करती है इसे क्या कहना चाहिए, संस्कृति या संस्कृति। फिर अगला दूसरा दिया है, वह जिन साधनों के बल पर दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उसे सभ्यता समझे या असभ्यता है, इस बात में भी मनुष्य कंफ्यूज रहता है। फिर तीसरा दिया, यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो असंस्कृति होकर रह जाएगी। फिर ये प्रश्न है, यानी जो कल्याणकारी नई चीज होगी वह संस्कृति कहलाएगी। अगला दिया, और ऐसी संस्कृति का असंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त कोई दूसरा क्या होगा। कहने का मतलब ये कि अच्छे काम है तो संस्कृति और बुरे काम है तो वह संस्कृति कहलाएंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यानी यहाँ पर क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया काव्यांश है, उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको आप सही चुनेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं काव्य। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। फिर आगे, उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो अब दिए हैं प्रश्न, तो ये देखो आपका प्रश्न है, फिर विकल्प दिए हैं। तो का दिया, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। पहला संगीतकार के लिए, संगीतकार के लिए, तबला वादक के लिए, मुख्य गायक के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य गायक के लिए। ठीक, विकल्प नंबर 4 सही है। देखो ध्यान से, यानी तार सप्तक में जब बैठने लगता गला उसका, इस पंक्ति में उसका शब्द, तो ये गायक के लिए कहा गया है। अगला खा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किस पंक्ति में मनुष्य मुख्य गायक के उत्साह के क्षीण होने का पता चलता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दिया है, क्षीण का अर्थ होता है हानि यानी नुकसान, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। फिर अगला दिया है, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। फिर दिया, उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। अब इन्होंने कहा कि ये 4 विकल्प दिए, बताओ कौन सा सही। विकल्प नंबर पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, या दूसरा तीसरा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा कथन पहला और ये दूसरा सही, यानी विकल्प नंबर पहला सही है। अब ये पहला और दूसरा कौन सा देख लेते हैं। तो देखो इसमें पहला दिया है कि आवाज से राग जैसा कुछ गिरता है, ये सही है। प्रेरणा साथ छोड़ती उत्साह अस्त होता है, ये दिया है। अब आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर गा। तो गा में दिया कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन लिखिए। तो कथन दिया, संगीतकार की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है और वह अपनी आवाज को ऊंची नहीं उठने देने की कोशिश करता है। फिर आता है कारण, तो कारण में दिया, दूसरों को सफल बनाने के लिए त्याग करना मनुष्यता होती है, संगीतकार का त्याग उसकी मनुष्यता का परिचायक है। अब दिए हैं विकल्प, तो विकल्प ये जो 4 दिए हैं पहले वो पढ़ लो। पहला दिया, कथन गलत है किंतु कारण सही है। दूसरा है, कथन और कारण दोनों गलत है। तीसरा, कथन सही है और कथन कारण की सही व्याख्या है। चौथा दिया, कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा आपका? तीसरा विकल्प सही है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फिर आता है घा, तो घा में दिया हुआ है कि संगीतकार किस प्रकार मुख्य गायक को एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। विकल्प दिए, मुख्य गायक के समान भारी स्वर में गाकर। दूसरा, मुख्य गायक को प्रेरित करके। मुख्य गायक के ऊंचे स्वर में गाकर। मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिलाकर। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर 4, मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिलाकर। अब बताऊंगा, संगीतकार के स्वर में हिचक सुनाई देने का क्या कारण है। पहला, संगीतकार में आत्मविश्वास का अभाव है। संगीतकार मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है। फिर है,
संगतकार को गायन में अभी प्रवीणता नहीं आई, यानी कुशल नहीं हुआ अभी एक्सपर्ट। संगतकार में भय और हीनता का अभाव है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ये तीसरा, संगतकार दूसरा है विकल्प नंबर। संगतकार मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है। अब आता है प्रश्न नंबर 10। यह निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। ये कहा गया कि 4 प्रश्न पूछे गए पाठ पर आधारित कविता पर, उसमें से आपको 4 में से 3 को उत्तर देना और एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर का दिया हुआ, गोपियों को उद्धव से क्यों कहना पड़ा हरि हैं राजनीति पर आए, सूर के पद के आधार पर उत्तर लिखिए। तो उत्तर ऐसा रहेगा, जब गोपियों ने देखा कि दिया जिस कर्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए। दूसरा, उनकी जगह कर्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया तो उन्हें इसमें कर्ण की एक चाल नजर आई। तीसरा, वे इसे अपने साथ किया छल समझने लगी, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि राजनीति पढ़ आए हैं। फिर अगला दिया, कर्ण को अब राजनीति का ज्ञान हो गया। तो इनमें से कोई 2 बिंदु आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर खा, सो बिलगाऊ ब्याही समाजा नाता मारे गए हैं सब राजा, परशुराम जी के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही। उत्तर, लक्ष्मण की प्रतिक्रिया इस प्रकार रही। तो नंबर भी डाल सकते हैं या डॉट करके लिखें। सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। दूसरा, उन्होंने परशुराम जी से व्यंग भरे स्वर में कहा कि बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। फिर अगला, इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों। तो इसमें से भी आप कोई 2 बिंदु लिख सकते हो, पूरे अंक मिल जाएंगे। फिर आता है गा, उत्साह और अट नहीं रही कविताओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रकृति चित्रण का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से रहेगा, प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही कविता उपस्थित करती है वह इस प्रकार है। पहला दिया, कविता में फागुन ऋतु का वर्णन है। फिर आगे दिया है, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। फिर चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधों में नई पत्तियां नए फूल आ जाते हैं। अगला, सुगंधित हवा बहती रहती है। फिर हर तरफ इतना अधिक प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है जिसका आंखों में समा पाना कठिन है। अब आता है प्रश्न नंबर घा। तो घा में दिया कि आत्मकथ कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण स्पष्ट कीजिए। अब दिया उत्तर, आत्मकथ कविता के माध्यम से। पहला दिया, कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी भूलों को स्वीकारने, अपने जीवन की सफलताओं का वर्णन और सरलता के कारण धोखा खाने की बात कही। इसके अलावा वर्तमान के यथार्थ को स्वीकार कर साहस दिखाया है। अगला बिंदु, कवि द्वारा यह कहना छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ उनकी ईमानदारी का परिणाम प्रमाण है। अब आता है प्रश्न नंबर 11। तो 11 में दिया है, पूरक पाठ पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में दीजिए। यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 2 के उत्तर देने। देखो यहाँ पर मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। नहीं तो आप सोचिए एक्सप्लेन नहीं करा, अगर कहीं डाउट रहे ना तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अब आता है प्रश्न नंबर का, ये कृतका वाले प्रश्न आ गए। पहला दिया है, पाठ का माता का अंचल पाठ में ग्राम संस्कृति की जिस रूप का चित्रण है वह आधुनिक युग में पर्याप्त अंशों में परिवर्तित हो चुका। परिवर्तित रूप से कुछ उदाहरण देते हुए इस कथन के समर्थन में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर, माता का अंचल पाठ में ग्राम संस्कृति के जिस रूप का चित्रण है वह आधुनिक युग में परिवर्तित हो चुकी है। अब दिया है, पहला, संचार माध्यम व शहरी संस्कृति के कारण वहाँ के लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है। दूसरा, संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है। तीसरा, खेल व खेलने की सामग्री बदल गई। चौथा, बच्चे मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग करने लगे। फिर अगला, आज गांव के नागरिक अर्थ क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। फिर आगे, वे अब जागरूक हो गए हैं, उत्तम खाद बीज कृषि साधनों का प्रयोग करते हैं। फिर अगला दिया, बैंक की सुविधा उन्हें प्राप्त है। तो ये इतने सारे हमने बिंदु लिखिए और कम से कम आप 4 तो लिखिएगा।
अब आता है प्रश्न नंबर ख। यंत्रों की दुनिया के मनुष्य को यांत्रिक व भावशून्य बनाने का कार्य किया, जबकि यात्राएं मनुष्य को भावशून्य होने से रोकती हैं। सना सना आज जोड़ पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। ये कहा गया है कि जो यंत्रों की दुनिया यानी मशीनों, यंत्र माने मशीनों की दुनिया में भावशून्य हो गया है, लेकिन यात्राएं क्या करती हैं, हमें उन चीज़ों से रोकती हैं। अब कहने का मतलब ये कि व्यक्ति जो मशीनी युग में क्या हो गया, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, लेकिन यात्रा करने से वो क्या फिर सक्रिय हो जाता है, उसके अंदर जो भाव होते हैं वो फिर जीवित होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे मेरे विचार इस प्रकार है। पहला, मनुष्य की नीरस होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दूसरा, मनोरंजन, ज्ञान और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। फिर अगला दिया है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका की सिक्किम की यात्रा बहुत ही रोचक, आकर्षक एवं आनंदपूर्ण थी। अगला, वहाँ का अनुपम सौंदर्य उनकी आत्मा को छू गया था। लेखिका प्रकृति की सुंदरता और व्यवस्था को देखकर सम्मोहित उठी। फिर अगला, फूलों की घाटियाँ, गिरते हुए झरनों की गहरी खाइयों से उनका मन मोह लिया। यानी उन्होंने देखा जो फूलों की घाटियाँ, यानी फूलों से सारे पहाड़ घिरे हैं, झरना गिरे, उनने मोह लिया उसका मन। बड़े बड़े विशाल सुंदर प्राकृतिक पहाड़, उन्होंने भी उनका मन मोह लिया। यानी कुल मिलाकर उन्होंने जो यात्रा की सिक्किम की, पूरी तरह से उन्हें उसने सब मोह लिया। फिर आगे एक और बिंदु दिया है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनका यह सोचना कि जीवन का आनंद इसी सौंदर्य में, यह स्पष्ट करता है कि यात्रा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। यानी यात्रा करने से मनुष्य का जो जीवन में उसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि वह बहुत नई नई चीज़ें देखता है। अगला प्रश्न गा, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है। व्यवस्था का मतलब मजबूरी। लेखक श्री अज्ञे जी ने इसे स्पष्ट करने के लिए किसकी चर्चा की है। अब लिखेंगे हम उत्तर। मैं लिखता हूँ पाठ के आधार पर भीतरी व्यवस्था। पहला, किसी भी घटना को देखकर या सुनकर जब मन में अनुभूति हो, वही भीतरी व्यवस्था या मजबूरी होती है। दूसरा, जब तक कवि या लेखक उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। फिर आगे लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए हिरोशिमा पर लिखी कविता की चर्चा की है। तो ये हो गई बिंदु, 3 बिंदु यहाँ पर हमने लिख दिया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आता है खंड घा। तो का हो गया, खा हो गया, गा, घा। अब चौथा और अंतिम, तो ये रचनात्मक लेखन है, 20 अंक का होता है, यानी राइटिंग सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण। इसमें ठीक से अगर तैयारी कर लो, आसानी से तैयारी भी हो जाती है, पूरे अंक मिलने की संभावना पूरी रहती है, ये ध्यान रखो। तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले यही खंड करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। और ये कितने नंबर का, 6 नंबर के, यानी 3 अनुच्छेद दिए हैं, आपको करना कितना, 1, और कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। ध्यान रखना, तीनों नहीं लिखने हैं। तो पहला का दिया है ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल। तो विकल्प दिए हैं, ऑनलाइन गेमिंग क्या है, बच्चों और किशोरों पर बढ़ती पकड़, ऑनलाइन गेमिंग के दुष्परिणाम। अब अनुच्छेद में क्या होता है, जो ये हेडिंग है, हेडिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि हेडिंग की जगह छोड़ देते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसे 3 बिंदु है तो 3 पैराग्राफ में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे अनुच्छेद लेखन का ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल। तो ये देखो पैराग्राफ, ऐसी जहाँ हेडिंग डालनी वहाँ जगह छोड़ देंगे और लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, नहीं तो वो निबंध हो जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ का मतलब है ये पैराग्राफ में लिखाना। तो लिखेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग एक डिजिटल माध्यम है जिसमें खिलाड़ी इंटरनेट के जरिए मोबाइल और कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। इसमें एक और एक से अधिक खिलाड़ी हो सकते हैं, जहां दुनिया भर के लोग आपस में जुड़ सकते हैं। यह मनोरंजन का एक लोकप्रिय साधन है, लेकिन इसकी आदत स्वास्थ्य, पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। अब आता है अगला बिंदु दिया, ऑनलाइन गेमिंग बच्चों और किशोरों पर तेजी से पकड़ बना रही है। इंटरनेट और स्मार्टफोन से युवा वर्ग आसानी से गेमिंग की दुनिया में डूब जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, नींद कम हो जाती है, मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है और सामाजिक मेलजोल में कमी आती है।
फिर आगे लिखेंगे इसकी लत यानी आदत युवाओं में असामाजिक बनाकर उनके विकास को प्रभावित कर सकती है। लिखेंगे तो ये क्या होगी, यहाँ जगह छोड़ के लिखेंगे ऑनलाइन गेमिंग के कई दुष्परिणाम हैं। इससे बच्चों और किशोरों में पढ़ाई से ध्यान भटकता है, नींद में कमी आती है और आंखों पर तनाव बढ़ता है। अधिक समय खेलने से शारीरिक गतिविधियां घटती हैं, जिससे मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आक्रामक गेम मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और सामाजिक व्यवहार में भी गिरावट लाते हैं। संयमित खेल जरूरी है। तो ये हो गया का। अब आता है दूसरा खा, यानी हमने तीनों यहाँ पर समझाए हैं, आप कोई एक लिख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली, तो बिंदु दिए स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता, स्वस्थ आदतें जिनका पालन किया जाना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली के लाभ। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे, अनुच्छेद लेखन। स्वस्थ जीवन शैली आज के समय की प्रमुख आवश्यकता है। अनियमित दिनचर्या, तनाव, जंक फूड और डिजिटल लत यानी आदत से जीवन में अनेक बीमारियां घर कर रही हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच से हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली न केवल लंबी आयु बनाती है बल्कि कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को भी अच्छा बनाती है। फिर आगे हम लिखेंगे कि स्वस्थ जीवन के लिए कुछ आदतों का पालन जरूरी है, जैसे सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोजन लेना, पूरी नींद लेना और समय पर भोजन करना, रोजाना सफाई रखना, अधिक पानी पीना, डिजिटल उपकरणों का सीमित उपयोग। डिजिटल उपकरण मतलब मोबाइल, टीवी वगैरह, कंप्यूटर। अच्छी सोच और तनाव से दूर रहना भी स्वास्थ्य जीवन की कुंजी है। फिर अगला पैराग्राफ है ना, सब में हेडिंग बिंदु की जगह छोड़ते जाएंगे और नई लाइन से लिखेंगे। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इससे रोगों से बचाव होता है, ऊर्जा बनी रहती है और काम करने की शक्ति बढ़ती है। संतुलित भोजन, व्यायाम और अच्छी नींद जीवन को लंबा और सुखद बनाते हैं। यही सोच और नियमित दिनचर्या से मनुष्य तनाव मुक्त और आत्मविश्वास के साथ जीता है। अब आता है गा, तीसरा। हाल ही में देखी फिल्म या नाटक, दोनों में से किसी एक का क्या करना है। बिंदुओं का कहानी, पात्र, संवाद, अभिनय कैसा लगा। फिर क्या वास्तविक जीवन के निकट थी, क्या प्रेरणा मिली। तो इस पर आपको अनुच्छेद लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे गा, हाल में देखी गई फिल्म नाटक की समीक्षा। तो इसमें पैराग्राफ जो बिंदु है उसके लिए हम जगह छोड़ के लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे हाल ही में देखी गई फिल्म की कहानी रोचक और भावात्मक थी। कलाकारों का चुनाव अच्छा था और उन्होंने अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाया। संवाद सरल थे जो कहानी को असली जैसा बना रहे थे। अभिनय प्रभावशाली रहा जिससे दर्शकों को भावनाओं से जुड़ने में मदद मिली। कुल मिलाकर प्रस्तुति शानदार रही। पर अगले पैराग्राफ में लिखेंगे कि हाँ, प्रस्तुत कहानी वास्तविक जीवन के बहुत पास थी। इसमें दिखाए गए भाव, संघर्ष और परिस्थितियां आम लोगों की जीवन से जुड़ी हुई थी। पात्रों की समस्याएं और उनके समाधान जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दिखाते हैं। कहानी ने सत्य का सुंदर चित्रण किया है। यानी अगला फिर तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे हाल में देखी गई फिल्म ने जीवन में संघर्ष और धैर्य, आत्मविश्वास की महत्ता को प्रकट किया। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में हार नहीं मानना चाहिए। सकारात्मक सोच, मेहनत और मजबूत संकल्प से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। फिर प्रेरणादायक थी। तो ये हो गया पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन। अब आता है प्रश्न नंबर हमारा ये 13, ठीक है, अनुच्छेद 12 पर था। ये प्रश्न नंबर 13 का। तो 13 का आपका दिया हुआ है कि आप आनंद है अपने क्षेत्र में बिजली की कटौती से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये हो गया औपचारिक पत्र। तो पत्र के लिए सबसे पहले क्या 3 बातें। एक तो पत्र कौन लिख रहा, आनंद या आनंदी। किसको लिख रहे हैं, समाचार संपादक को। समस्या क्या है, बिजली की कटौती। बस ये 3 चीजें अगर आपने समझ ली, बस इसी पर पत्र लिखना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर। अगर उत्तर का कर रहे तो का लिखना, अगर खा कर रहे तो फिर खा लिखना। जो करना उसको जरूर लिखना। तो यहाँ पर लिख दिया दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र। अगर ये लिखना ना है तो सिर्फ इतना ही लिख दो, पत्र लेखन, है ना, उसकी जगह। दोनों ऑप्शन है, यानी या तो ऐसे लिख दो, ये ना है तो पत्र लेखन। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर कॉमा लगा देंगे। दिनांक तो 31 जुलाई 2025। आप दिनांक ऐसे लिख सकते हो 2000 और 2x बना देना, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है।
अब उसके बाद हम पे लिखेंगे संपादक महोदय। तो संपादक महोदय, दैनिक जागरण, आगरा, उत्तर प्रदेश। विषय बिजली कटौती से उत्पन्न समस्या के संबंध में, फिर लिखेंगे महोदय, कॉमा लगा देंगे। ये सब सीक्वेंस में ऐसे लाइन से लिखना, ध्यान रखना, इस तरह से आगे पीछे बिल्कुल ना करें। अब आता है मेन पत्र, ये 3 नंबर इसमें मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम पता लिखो, फिर समस्या लिखो, फिर समाधान, 3 ये स्टेप लिख दो पत्र समाप्त। तो कैसे लिखेंगे? उपरोक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम आनंदी या आनंद है। लड़की हो तो आनंदी और लड़का हो तो आनंद लिखो, दोनों नहीं लिखना है। लड़की हो तो आनंद लिखना, आनंदी और लड़का तो आनंद। मैं वार्ड नंबर 18 में रहता हूँ या रहती हूँ। मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। आप दैनिक समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित करते रहते हैं। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन का ध्यान हमारे क्षेत्र में हो रही लगातार बिजली कटौती की समस्या की ओर खींचना चाहता हूं या चाहती हूं। दिन रात में बार बार बिजली जाना अब साधारण बात हो गई, जिससे पढ़ाई, काम और घरेलू जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा। बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं बाधित हो रही हैं और गर्मी के कारण सभी परेशान। कृपया इस विषय को प्राथमिकता से देकर प्रकाशित करने की कृपा करें, जिससे संबंधित विभाग ध्यान दे सके। फिर नीचे लिख दें साथ धन्यवाद आपका, या आपका लिख दो, नहीं तो नगरवासी लिख सकते हो, ग्राहक भी लिख सकते हो। फिर नीचे लिख दो आनंदी या आनंद। अब अथवा, तो फिर अथवा में खा है, यानी 2 पद रहेंगे, एक करना होगा। खा में दिया आप आनंदी या आनंद है। छोटे मोटे रोगों के लिए आपकी दादी माँ द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खों को संकलित करके आपने एक पुस्तक बनवाई है, जिसका नाम आपने दादी माँ के घरेलू नुस्खे रखा है। पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर अपनी दादी माँ को आमंत्रित करते हुए उन्हें लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पत्र भी रहेगा 5 नंबर का, ठीक है। उत्तर, तो उत्तर में लिख देंगे अपनी दादी माँ को पत्र। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप अपना पता लिखेंगे, मेरा पता यानी गोमती नगर लखनऊ। फिर दिनांक 31 जुलाई 2025। अगर चाहो तो आप ऐसे भी दिनांक लिख सकते हो, 2000 और 2 एक्स बना दोगे तो क्या होगा, असली दिनांक छिप जाती है। फिर लिखेंगे प्रिय दादी माँ, फिर लिखेंगे चरण स्पर्श, फिर लिखेंगे मैं आप पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आगे समाचार यह है कि आपके बताए घरेलू नुस्खे ने हमेशा हमारी मदद की। इन्हीं नुस्खों को संकलित कर मैंने एक पुस्तक तैयार की, जिसका नाम दादी माँ के घरेलू नुस्खे रखा। यह पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित हो रही है और इसका लोकार्पण समारोह अगले सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। आपका आशीर्वाद और उपस्थिति मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कृपया इस शुभ अवसर पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपका स्नेही आनंद या आनंदी। प्रश्न नंबर आता है 14। तो 14 में दिया कि 14 का इसमें 2 प्रश्न होते हैं, एक होता है ईमेल लेखन और दूसरा रहता है स्वव्रत लेखन। तो स्वव्रत लेखन कहते हैं हम बायोडाटा को। तो पहला प्रश्न, आप प्रेरणा या प्रेरक हैं, आपने हिंदी विषय में MA किया है, साथ ही आपके पास B.Ed की डिग्री भी है। आपके शहर में एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के स्नातक शिक्षकों के कुछ पद रिक्त यानी खाली हैं। आपको उस पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए लगभग 80 शब्दों में एक अपना स्वव्रत लेखन तैयार कीजिए, यानी बायोडाटा। तो ये भी 5 नंबर का रहेगा, चाहे बायोडाटा करो या ईमेल करो, दोनों में से एक करना रहता है। उत्तर स्वव्रत लेखन यानी बायोडाटा। तो सबसे पहले लिखेंगे नाम, तो नाम उसमें दिया प्रेरक, हमने वही लिख दिया। फिर पिता का नाम अपने मन से लिख दिया अमित पटेल, माँ का नाम श्रीमती नेहा पटेल। फिर उसके बाद लिखेंगे जन्म तिथि, तो कोई भी जन्म तिथि आप लिख दो। वर्तमान पता, तो मकान नंबर 34 अमर विहार, आबा नगर, जयपुर, राजस्थान, कोई भी पता आप लिख दो, ठीक है। फिर उनका स्थायी पता, तो वही यानी जो ऊपर दिया वही नीचे है। फ़ोन नंबर, तो ये 683247, फिर 4 हमने एक्स बना दिया, अपना सही फ़ोन नंबर ना डालें, इसी तरह लिखें। फिर आता है ईमेल, तो ईमेल में हमने लिख दिया प्रेरक पटेल@gmail.com, यानी जिसका नाम लिखा है उसी पर हमने ईमेल बना दिया। अब पर उसके बाद लिखेंगे शैक्षणिक योग्यताएं, फिर बना लेंगे कॉलम। तो कॉलम कितने रहेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉलम ये रहने वाले हैं। तो पहले में लिखा क्रमांक है ना, सीरियल नंबर,
दूसरे में परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, फिर या वर्ष, फिर लिखा बोर्ड या विश्वविद्यालय, फिर विषय, श्रेणी और प्रतिशत। तो चलो ऐसे लिखते जाएंगे, सीरियल नंबर डालेंगे। पहला 10वीं पास 1999, कोई भी डेट डाल दो। CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड डाल दो। तो 10वीं में कौन से विषय थे? अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान। ठीक, तो प्रथम परसेंटेज हमारी 82% थी, ऐसे लिखेंगे। ये कुछ भी काल्पनिक आप लिख सकते हो। फिर 12वीं पास 2000 में की, CBSE बोर्ड था, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, और उसके बाद फिर रही दर्शन शास्त्र, और कितना प्रथम श्रेणी में पास हुए, और 81% हमारे नंबर है। अब उसके बाद आता है फिर तीसरा BA 2002 में बनारस विश्वविद्यालय, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, इसमें प्रथम स्थान पाया, हमने 78% पाया। फिर उसके बाद आता है चौथा MA 2004 में बनारस से, हालांकि 2004 में कहाँ होगा, 2002 में अगर BA शुरू करोगे तो 2002, 3, 4 ये आएगा 5, यानी BA 3 साल बाद 3 साल की रहेगी, फिर ये 2000 यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6। तो MA 2005 बनारस विश्वविद्यालय, हिंदी से प्रथम 72%। फिर आता है B.Ed, तो B.Ed यहाँ पर 6 लिख देना, यहाँ 5, बनारस विश्वविद्यालय, हिंदी, समाजशास्त्र, प्रथम 85% श्रेणी में। अब आता है फिर अन्य योग्यताएं, तो ये अन्य योग्यताएं आप पहले ही से रट लेना, कोई भी बायोडाटा लिखना हो। ठीक है, तो पहला लिख दिया कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, दूसरा लिख लिया हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग में डिप्लोमा। फिर उसके बाद आता है उपलब्धियां। अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता 2021 में प्रथम पुरस्कार। फिर अगला विद्यालय में क्रिकेट टीम की कप्तान, फिर MA में गोल्ड मेडल। ये और स्वाव्रत लेखन के बारे में और जानकारी अगर जानना तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, और भी अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे तिथि 22/7/2002, ऐसे बना देंगे, स्थान और हस्ताक्षर। इस तरह से ये तुम्हारा बायोडाटा या स्वाव्रत लेखन हो गया। अब अथवा में होगा आपका खा में ईमेल लेखन। तो उसमें प्रश्न दिया कि आप प्रेरणा या प्रेरक हैं, आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, नगर निगम अधिकारी को इससे अवगत कराते हुए लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो ये भी 5 नंबर कराएगा। आप स्वाव्रत लेखन लिखो या ईमेल, जो आपको सरल लिखे। तो उत्तर ऐसे लिखेंगे, नगर निगम अधिकारी को ईमेल। तो सबसे पहले लिखेंगे टू, ध्यान रखना टू और फ्रॉम, ये मेल तो इंग्लिश में ही होते हैं, तो हम लिखेंगे commissioner@nagarnigam.in। फिर इसमें लिख देंगे प्रेरक, क्योंकि प्रेरक ही आप बनकर लिखोगे ईमेल @gmail.com। तो ये हो गए 2 महत्वपूर्ण। ठीक, ये किसको भेजना है वो लिखा, और कौन भेज रहा है वो लिख देंगे। अब उसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपका रहेगा क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुधारने हेतु निवेदन, फिर आदरणीय अधिकारी महोदय। उसके बाद पत्र जैसा ही लिखना है, लिखेंगे कि मैं, यहाँ पर होगा मेरा नाम, क्या होगा, मेरा नाम प्रेरणा या प्रेरक है, मैं वार्ड संख्या 12 रामनगर से लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। अगर लड़का तो प्रेरक लिखना, और लड़की प्रेरणा। हमारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, कचरा समय पर नहीं उठाया जाता, सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं, इससे गंदगी फैली रहती है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया। आपसे निवेदन है कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त यानी ठीक करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। फिर अंत में लिख देंगे धन्यवाद, प्रेरणा या प्रेरक, वार्ड नंबर 12 रामनगर। ये हो गया पता। अब उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15 और आखिरी प्रश्न। तो इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक है विज्ञापन लेखन, दूसरा संदेश लेखन। तो ये 4 नंबर कराएगा, आपको इनमें 2 में से 1 करना होगा। पहला रहेगा खा, पहला का, दूसरा खा। तो पहले में दिया कि सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में विद्युत मंत्रालय की ओर से तैयार कीजिए। तो ये 4 नंबर का सबसे पहले लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे सौर ऊर्जा के प्रयोग पर विज्ञापन लेखन। अब हम सबसे पहले बना लेंगे एक बॉक्स। हालांकि बोर्ड कहता है बॉक्स बनाना कंपलसरी नहीं, लेकिन बॉक्स बनाओगे तो विज्ञापन अच्छा लिखा जाएगा। तो बॉक्स बनाने के पहले फिर हम 2-3 लाइनें छोड़ देंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, शीर्षक लिख दिया सौर ऊर्जा अपनाएं, भविष्य का उज्जवल बनाएं। उसके ऊपर फिर एक स्लोगन लिख देते हैं, स्वच्छ ऊर्जा सस्ती ऊर्जा। उसके बाद फिर हम नीचे लिख देते हैं विशेषताएं, बिजली बचे, प्रदूषण घटे, पैसों की बचत, बिल की चिंता खत्म, पर्यावरण के अनुकूल, लंबे समय तक टिकाऊ। और फिर लिखेंगे इधर सरकार से सब्सिडी उपलब्ध।
और फिर उसके बाद नीचे हम एक और स्लोगन लिख देते हैं, सोलर पैनल लगाइए और बिजली के खर्चे से छुटकारा पाइए। फिर उसके बाद नीचे लाइन खींच देंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे पता, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी, ये अभी संपर्क करें। तो ये फ़ोन नंबर लिख दिया 1800 फिर 24 से बना दिया, ऐसे लिख देंगे हम फ्री टोल नंबर। फिर ये वेबसाइट ऐसे www.solaruurjaindia.com इस तरह से हम लिख देंगे। और क्या करेंगे, अगर आपके पास समय बचे तो यहाँ पर आप सोलर लाइट की बना देना प्लेट, अगर समय बचे। देखो बोर्ड कहता है चित्र बनाना जरूरी नहीं, अगर बनाओगे तो क्या होता है आकर्षक दिखता है। इस तरह से हम पैनल क्या करेंगे ऊपर लगा देंगे, यहाँ से तार आता हुआ घर में, ठीक है। तो इस तरह से बिजली जल जाएगा। तो ऐसे चित्र बना सकते हो अगर आ जाए। तो ये हो गया आपका पूरा विज्ञापन लेखन समाप्त। अब आता है उसके बाद अथवा, तो अथवा में है गा। इसमें दिया है कि आपके हिंदी शिक्षक शिक्षिका का नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उन्हें इस अवसर पर बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। तो ये 4 नंबर का रहेगा बधाई संदेश, ठीक। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करें, बॉक्स बना लें। ये ध्यान रखना बॉक्स कोई कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बनाने से क्या होता है उत्तर सही दिखाई देता है, तुम्हें लिखना आसान हो जाए। तो बॉक्स बनाने के पहले सबसे पहले ऊपर हम क्या लिख लेंगे, लिखेंगे संदेश लिखा। फिर उसके बाद इधर हम बाएं साइड लिखेंगे दिनांक, तो लिख दिया 1 जुलाई 2000, ठीक। उसके बाद फिर उसके ठीक नीचे लिखेंगे समय, तो हमने लिख दिया 10:30। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो शाम है, रात्रि है, ये या तो ये दोपहर में रहेगा, ठीक है, दोपहर, या तो फिर रात्रि में। तो आप रात्रि में तो लिखोगे नहीं, तो दोपहरी वाला यहाँ डाल देना। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आदरणीय शिक्षक या शिक्षिका जी, ठीक। फिर उसका नीचे नई लाइन से लिखेंगे आपका नया काव्य संग्रह प्रकाशित होने पर हार्दिक बधाई। आपकी लेखनी हमेशा प्रेरणा देती है, आपके शब्दों में सच्चाई है, ईश्वर करे आपकी साहित्यिक यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। आपको सादर बधाई एवं शुभकामनाएं। नीचे लिख दो काखागा, ठीक है। अब इसमें नाम दिया नहीं है इसलिए हम काखागा लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो संदेश लेखन है ये पूरे पेपर में सबसे सरल है, यानी 4 नंबर पाना सबसे आसान है। तो ये हो गया तुम्हारा पेपर समाप्त। फिर बोर्ड ने लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मूल्यांकन योजना वर्तमान सत्र 2025-26 में भी जारी रहेगी, यानी जैसे 24 में था मूल्यांकन का सिस्टम वैसे ही 25-26 में रहेगी। तो ये हो गया आपका सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी कोर्स आ का सैंपल पेपर, और इसमें कुल 15 प्रश्न थे। हमने सारे 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर दिए, बशर्ते हमने उसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं की है क्योंकि समय बहुत हो जाता। अगर उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो अगर आपको कोई अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश, पत्र हुए, अनुच्छेद हुए, संदेश लेखन हुए, विज्ञापन, ईमेल, ये अगर आपको और अच्छे ढंग से समझना है तो इसके हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, पाठों की भी दे रखी है क्षितिज कृतिका की। तो आप वहां जाइए और बहुत ही सरल भाषा में समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो ये आपका था सीबीएसई बोर्ड 2025-26 सैंपल पेपर कक्षा 10वीं और विषय हिंदी कोर्स आ। तो ये आपके सामने मैंने प्रयास किया कि सरल भाषा में समझाने का। अगर उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और इन जैसे पत्र हुआ, ईमेल हुआ, संदेश लेखन हुआ, विज्ञापन लेखन हुआ, अनुच्छेद हुआ, अपठित गद्यांश, काव्यांश, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न और चाहिए तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर उनकी लिंक मिल जाएगी और बहुत ही सरल आसान भाषा में समझिएगा। सब कुछ एकदम फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।